हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि अपन स्पेशल देखेंगे हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को, क्योंकि 10 नंबर में पूछा गया था अलग से। तो 10 नंबर में आप छोटा मोटा लिख नहीं सकते, तो बड़ा लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये अपन देखेंगे आज। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया? एमआरआई प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। एमआरआई अपने को पता है सबसे अच्छा जो दिखाता है एनाटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, सॉफ्ट टिश्यू के लिए वो एमआरआई ही दिखा पाता है बढ़िया से। कॉन्ट्रास्ट एजेंट फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, पता ही अपने को फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जो इन्हांस करेगा किसको? कॉन्ट्रास्ट को बिटवीन द लेजाइन एंड नॉर्मल टिश्यू। जो लेजाइन वाले टिश्यू हैं और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनके बीच में क्या करेगा वो? उनकी विजिबिलिटी, उनकी कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस कर देगा। ठीक है। इन्हांसमेंट ऑफ द इमेज, इमेज का जो इन्हांसमेंट होता है ना, वो बिटवीन डिजीज टिश्यू एंड नॉर्मल टिश्यू से डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी अपने को मिल जाती है अच्छी खासी। कि भाई अगर इन्हांसमेंट बढ़िया से हो जाए तो अपने को क्या मिल जाएगा? जो डिजीज़ वाले टिश्यू हैं और जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनके बीच में अपने को डिफ्रेंशिएट करने में अच्छा खासा मिल जाएगा, मतलब अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फिर उनको। ठीक है, तो इन्हांसमेंट ऑफ द इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो डिजीज टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू से डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी मिल जाती है। ठीक है, अब आता है अपना आइडियल कॉन्ट्रास्ट। भाई अच्छे कॉन्ट्रास्ट किस टाइप के होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रास्ट के लिए, ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट इफिशिएंट हो एट लो कंसंट्रेशन। एक आइडियल कॉन्ट्रास्ट होता है वो कम से कम वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ा सा भी ले लेगो तो भी अच्छी खासी वो इफेक्ट अपना दिखाएगा। ठीक है। मस्ट हो लो विस्कोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो कम होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट एजेंट की मस्ट पोजेसेस करे ए सूटेबल सेल्फ लाइफ, ताकि स्टोरेज किया जा सके। कहने मतलब उसकी जो लाइफ है ना, वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। समय के साथ ऐसा नहीं कि वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाए, तो अच्छी लाइफ होनी चाहिए उसकी, ताकि उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। तो आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया में ये प्रॉपर्टीज होनी जरूरी है। ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब टॉक्सिसिटी शो नहीं करे, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कम टॉक्सिक करेगा तो हानिकारक भी इफेक्ट भी कम होंगे। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। एमआरआई के बारे में हिस्ट्री है, उसमें क्या लिखा है? ऑल एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट में पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है। पैरामैग्नेट जो चुंबक से आकर्षित होता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, वो कंपाउंड होता है। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला पैरामैग्नेटिक कंपाउंड गैडोलिनियम है। ठीक है, गैडोलिनियम आयन है वो अटैच होगा वेरियस लिगेंड से, जिनको केमिकल कंपाउंड बोलते हैं, जैसे DTPA, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। DTPA का पूरा नाम है डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन पेंटा एसिटिक एसिड। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, हाँ 3 एमाइन है, डाई इथाइलिन के 2 हैं और पेंटा यानी 5 हैं एसिटिक एसिड के, तो इस हिसाब से होता है 2 3 5। यह एक्ट करेगा चिलेटिंग एजेंट। ये जो DTPA लगा रखा अपने पीछे, वो चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अपन देख चुके हैं पिछली क्लास में ये चीज़। तो गैडोलिनियम को DTPA के साथ रिएक्शन फॉर्म करेगी स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स। अगर गैडोलिनियम की DTPA के साथ अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो अपने को एक स्टेबल चिलेट कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ठीक है, गैडोलिनियम आयन लेंथेनाइड मेटल ग्रुप से, ये तो अपने को पता है लेंथेनाइड जो ग्रुप होता है उससे यही है, एंड इसका जो हाई स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, जो इसको एक डिजायरेबल कॉन्ट्रास्ट बनाएगा। किसका क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है? स्पिन गैडोलिनियम का, और इसको क्या बनाता है? डिजायरेबल कॉन्ट्रास्ट एजेंट बनाता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्ट्रास्ट एजेंट ऑन द वर्ल्ड, जो पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो है वर्ल्ड के अंदर सेकेरिंग मैग्नीविस्ट था। सेकेरिंग मैग्नीविस्ट था, केमिकल नाम था उसका क्या था? डाईइथाइलिन ट्राइमेन पेंटाइसिटिक एसिड, यानी GDTPA। ये पहला था और फॉरमोस्ट यूज करने वाला कॉन्ट्रास्ट एजेंट था एमआरआई के अंदर। ठीक है, सेकेरिंग मैग्नीविस्ट, और केमिकल नाम भी बता दिया GDTPA। कॉन्ट्रास्ट करंटली 3 गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ किया जाता है, मतलब 3 को अप्रूवल मिला हुआ, 3 ही यूज़ करते हैं फिलहाल आज के टाइम पे। कौन से? नॉन आयनिक GDTPA, BMA भी बोलते हैं इसको, गैडोडाइएमाइड बोलते हैं, ओमनीस्कैन। ठीक है, नॉन आयनिक है, टॉक्सिसिटी कम है, आयन कम है इसमें। ठीक है, नॉन आयनिक मतलब आयन नहीं है, सॉरी। तो मैग्नीविस्ट जो है, नहीं सॉरी, ओमनीस्कैन जो है वो आपका नॉन आयनिक GDTPA है। ठीक है, उसके बाद में आता है आयनिक DTPA, जिसको गेडो पेंटासिटेट बोलते हैं, डाईमैग्लोमाइन, और मैग्नीविस्ट भी बोलते हैं। तो मैग्नीविस्ट अलग होता है और ओमनीस्कैन वाला अलग होता है, ध्यान रखना। ओमनीस्कैन होता है वो नॉन आयनिक होता है, और मैग्नीविस्ट जो होता है वो आयनिक होता है, GDTPA होता है। दोनों GDTPA पर वो एक
आयनिक है, एक नॉन आयनिक है। एक और होता है नॉन आयनिक जिड्डी HPDO3A, है ना, ये भी अगर याद रख पाओ तो रख लेना। बाकी दो अपने को नॉन आयनिक आयनिक वाले याद रखना। अब काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। MR कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो हैं वो अल्टर यानी प्रभावित करते हैं टिश्यू के कॉन्ट्रास्ट को, है ना। सिग्नल इंक्रीज होगा जब हाइड्रोजन प्रोटॉन इंक्रीज होगा, तो क्या करते हैं ये कॉन्ट्रास्ट को चेंज करते हैं। कैसे कि हाइड्रोजन प्रोटॉन अगर इंक्रीज हो जाए कैसे भी करके, तो फिर अपना जो है कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छा खासा मिल सकता है अपने को। T1 को डिक्रीज होगा और T2 को इंक्रीज होगा, यानी T1 रिलैक्सेशन टाइम को तो कम कर देता है कॉन्ट्रास्ट एजेंट, और T2 को बढ़ा देता है, ये काम करता है। तो अगर आपको पूछ ले कोई कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो MRI के अंदर कैसे काम करता है, तो आपको बताना कि वो T1 को तो कम कर देते हैं और T2 को बढ़ा देते हैं टाइम को, ठीक है, ताकि बेटर अपने को इमेज कॉन्ट्रास्ट मिल सके। सिग्नल डिक्रीज होंगे जब हाइड्रोजन प्रोटॉन डिक्रीज होगा, और T1 इंक्रीज और T2 डिक्रीज। सिग्नल कब डिक्रीज होंगे, जब हाइड्रोजन प्रोटॉन कम होगा, सीधी सी बात है। और उससे क्या होगा, उससे T1 इंक्रीज हो जाता है और T2 कम हो जाता है। देखो यहाँ से उल्टा हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ T1 डिक्रीज हो रहा था और T2 इंक्रीज हो रहा था। कब, जब अपने हाइड्रोजन प्रोटॉन बढ़ रहे थे, और यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन कम हो रहे हैं, तो T1 इंक्रीज हो गया और T2 डिक्रीज हो गया, दोनों उल्टे हो गए। समझ में आ गया। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि GD, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, कौन से हैं वो, जैसे GD है, आयरन है Fe, और मैग्नीज है, ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे बोथ T1 एंड T2 को, ये दोनों को कम कर देते हैं, जिससे सिग्नल प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो GD, ये जो पैरामैग्नेटिक, ये क्या करते हैं, ये करते हैं T1 और T2 को कम, ठीक है, सिग्नल प्रभावित करते हैं। सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल रिड्यूस करेगा T2 को, देर बाय डिक्रीज करेगा सिग्नल। सुपर जो पैरामैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, वो T2 को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, सिग्नल डिक्रीज हो जाते हैं उससे। सुपर का मतलब बहुत ज़्यादा। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नेगेटिव इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन होगा उनके अंदर, और यूज़ किया जाएगा इन सिचुएशन जहाँ पे वो डिस्प्लेस करेंगे, मिक्स करेंगे नॉर्मल टिश्यू के साथ, ठीक है। इसके बारे में कोई खास है नहीं। वाटर, फैट और CO2 का यूज़ किया जाएगा इन GIT कॉन्ट्रास्ट एजेंट बाय डिस्प्लेस ऑफ नॉर्मल बाउल कॉन्ट्रास्ट। अगर आपको नॉर्मल बाउल कॉन्ट्रास्ट को डिस्प्लेस करना है, उसकी जगह पे यूज़ करना है, तो आप पानी का, आप फैट का और CO2 का यूज़ कर सकते हैं एज ए कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो GIT के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब आता है आपका पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट, जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनके बारे में बताया है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो कि अफेक्ट करेगा T1 रिलैक्सेशन को, उनको बोला जाता है पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट। भाई जो T1 रिलैक्सेशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट। ये कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होते हैं वो रिड्यूस करेंगे T1 रिलैक्सेशन को एंड शो करेगा इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T1 वेटेड इमेज। तो ये वाले जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो T1 रिलैक्सेशन को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, यानी T1 को डिक्रीज कर देते हैं, और इंक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी शो करते हैं T1 वेटेड इमेज के ऊपर। आगे बात समझ में। चलिए, गैडोलिनियम चिलेट्स जो हैं नेमली पैरामैग्नेटिक एजेंट, एग्जांपल हो पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट, एंड इनका वाइडली क्लिनिकल एप्लीकेशनों का यूज़ किया जाता है। तो गैडोलिनियम वाली जो चिलेट्स हैं वो पैरामैग्नेटिक एजेंट के एग्जांपल हैं, और वो पॉजिटिव रिलैक्सेशन एजेंट होते हैं, है ना, T1 वाले होते हैं, कहने का मतलब T1 को कम करते हैं और सिग्नल को अच्छे खासे देते हैं। तो गैडोलिनियम चिलेट्स वाले अपने हो गए पैरामैग्नेटिक एजेंट है, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव रिलैक्सेशन वाले एजेंट। अब नेगेटिव वाले कौन से होंगे, देखो, कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो अफेक्ट करेगा T2 रिलैक्सेशन को, उनको रेफर किया जाएगा एज नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव वाले के अंदर क्या था, T1 को अफेक्ट कर रहा था, नेगेटिव वाले के अंदर क्या है, T2 को अफेक्ट करने वाला, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो कि इफेक्ट करेगा T2 रिलैक्सेशन को, उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट बोलेंगे, ठीक है। दीज कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो रिड्यूस करेगा T2 रिलैक्सेशन टाइम को। देखो, उसमें क्या कर रहा था, T1 को कम कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, T2 को कम कर रहा है, ठीक है। रिजल्ट में डिक्रीज होगी सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T2 वेटेड इमेज। यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T2 वेटेड इमेज, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट इन हाई कंसंट्रेशन ऑल्सो यूज किया जाएगा एज नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट या फिर नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट।
तो अगर गैडोलिनियम चिलेट्स का अगर हाई अमाउंट में अपन यूज़ कर रहे हैं कंसंट्रेशन में, तो फिर क्या होगा, वो नेगेटिव रिलैक्सेशन एजेंट की तरह काम करेगा। इनका लिमिटेड रोल होता है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। नेगेटिव वालों का कम रोल होता है, पॉजिटिव वालों का ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी कम कर रहे हैं अपन सिग्नल की, ये चीज़ देखो आप, है ना, वहाँ पे अपन बढ़ा रहे थे, यहाँ पे कम कर रहे हैं, उल्टा सीन है, इसलिए बोल रहा लिमिटेड रोल है, बहुत कम रोल होता है इनका, है ना। ज़्यादा कौन सा यूज़ करते हैं, पॉजिटिव यूज़ करते हैं। चलिए एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे भाई, इंजेक्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा है। गैडोलिनियम चिलेट का एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सबसीक्वेंटली इंप्रूव होकर ले जाए आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन। ये बात तो ठीक है कि जैसे अपन गैडोलिनियम चिलेट देंगे तो उसके बाद में इंप्रूव हो जाएगी लेजाइन का आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। आफ्टर इंजेक्शन द एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इनटू द ब्लड पूल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालने के बाद में जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, फैल जाएगा ब्लड पूल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वो फैल जाएगा, कहने का मतलब। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, बीबीबी को क्रॉस नहीं करते नॉर्मली। स्टैंडर्ड डोज जो होती है गैडोलिनियम की वो कितनी होती है, 0.1 मिलीमोल पर केजी, मतलब 0.1 मिलीमोल पर केजी होती है, जो कि इक्विवेलेंट होगी 0.2 ml पर केजी। ठीक है, तो कितना देना है, 0.2 ml देना है 1 kg के अंदर। जैसे पेशेंट की बॉडी अगर 50 किलो की है तो देख लो आप कितना दे देंगे, आप 0.2 दे रहे हैं 1 kg के हिसाब से, तो 50 गुणा 0.2 कितना होगा, 10 ml। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एजेंट की हाफ लाइफ होती है, मतलब लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, 1 to 2 आवर्स होती है, एमआरआई वालों की बात कर रहे हैं। अब एडवर्स इफेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि एडवर्स रिएक्शन क्या हो सकती हैं। कई बार इंजेक्शन साइट पर पेन हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन आप दे रहे हो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट का, वहाँ पे दर्द हो सकता है। नोजिया वोमिटिंग दो मेन मोस्ट कॉमन है ना, नोजिया और वोमिटिंग जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन माइल्ड रिएक्शन है दोनों। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, स्किन रिएक्शन होती है, अदर इफेक्ट हो सकते हैं। अस्थमा मल्टीपल एलर्जिक हो सकती है, और नॉन ड्रग सेंसिटिविटी हो सकती है, उन वाले पेशेंट में रिस्क इंक्रीज हो जाता है, मतलब जिनमें अस्थमा है, कोई ज़्यादा एलर्जी है ना, ड्रग से सेंसिटिविटी, तो उन पेशेंट में रिस्क ज़्यादा रहता है। चिल्ड्रन जो एडमिनिस्ट्रेट करना है वो भी सेफ होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर नहीं किया जाए, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है ना, जो भ्रूण होता है प्लेसेंटा जो होते हैं उसको क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उसके अंदर 2 दिन तक बंद करना है, ये अपन पिछली वीडियो में देख चुके थे। ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट की बात करते हैं, एमआरआई के अंदर भी ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं। कौन से होते हैं, कंप्लीट बाउल को ओपेसिफाई करना डिफिकल्ट होता है, मतलब पूरी की पूरी जो बाउल होती है उसको ओपेसिफाई, है ना, उसके ऊपर कोटिंग करना डिफिकल्ट है, और साइड इफेक्ट भी उसके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्ट्रास्ट कुछ और देंगे फिर अपन। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट एलिमिनेट होंगे थ्रू द रेक्टल और नॉट एब्जॉर्ब बाय बाउल। तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ अगर आप दे रहे हैं, एलिमेंट दे रहे हैं कॉन्ट्रास्ट के रूप में, वो क्या करते हैं, रेक्टम के थ्रू निकल जाते हैं, या फिर वो बाउल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। 2 कंडीशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिलैक्सेशन जो एजेंट है उनका यूज़ किया जा सकता है बाउल इमेजिंग के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव उनका भी यूज़ किया जा सकता है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट इंक्रीज करेगा सिग्नल इंटेंसिटी ऑफ द बाउल, और उसमें GDDTP आता है विद वॉल्यूम एक्सपेंडर, और फेरिक अमोनियम सीट्रेट आता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज था जनरल, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे वाले, बस बाकी आपको एडवर्स रिएक्शन और ओरल में ये थोड़ा ध्यान रखना कि दोनों का यूज़ किया जा सकता है, और इससे डिफिकल्टी भी आ जाएगी सिग्नल, क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, सिग्नल अगर अपन को ज़्यादा चाहिए तो साइड इफेक्ट भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं दे सकते अपन, लिमिटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया देना पड़ता है। सो ये था हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक था छोटा सा, होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, नोट्स इसके भी प्रिपेयर कर लीजिए, वापस पूछा जा सकता है कभी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।